नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज बात रजिस्ट्री से जुड़े घोटाले की होगी। जिस तरीके से जांच की आंच तेज हो गई है और लगातार इस मसले को लेकर के सियासत भी तेज होते चली जा रही है और इस पूरे मामले में अब सरकार भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नजर आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। पॉलिटिकल पंचायत में सबसे पहले एक रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे, जिस रिपोर्ट में जरा ये समझिए कि रजिस्ट्री घोटाले की जो आंच है वो किस तरीके से बढ़ रही है और जांच भी किस तरीके से तेज हो गई। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मसले पर संज्ञान ले रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में नजर रखे हुए हैं। चूंकि सबसे पहली कार्रवाई गुरुग्राम में हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अधिकारियों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। कोरोना काल के 3.25 महीनों के दौरान हरियाणा में कोरोना के साथ साथ भ्रष्टाचार के वायरस ने भी प्रदेश के राजस्व पर दोहरा अटैक किया। इस दौरान यहाँ के सरकारी बाबुओं ने वो गुल खिलाए जिससे सरकार के माथे पर बल पड़ गए। विपक्ष पूछ रहा है कि कैसे और किसकी शह पर ये सब होता रहा, तो सरकार जांच कराने की बात कह कहकर डिफेंसिव हुई जा रही है। मामले ने तूल पकड़ा तो जांच की प्रक्रिया भी पूरी तेजी से बढ़ाई गई और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भ्रष्टाचारियों के नाम भी एक्शन लिस्ट में दर्ज होते जा रहे हैं। इस जांच की आंच में कुछ भ्रष्टाचारी झुलस चुके हैं, जबकि कुछ अपनी तेज धड़कनों के साथ एक्शन के इंतजार में हैं। अब तक जो जांच मुकम्मल हो पाई है, उसमें 32 शहरों में हजारों गलत रजिस्ट्रियों का पता लगा है। इस सिलसिले में साइबर सिटी गुरुग्राम से कार्रवाई शुरू हुई है, जिसका असर अब बाकी जिलों में भी दिखने लगा है। सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा गलत रजिस्ट्रियां एनसीआर के जिलों में हुई हैं। ऐसे में भ्रष्ट पाए जाने पर राजस्व विभाग के अधिकारी लंबे नप सकते हैं। इस दिशा में सरकार को शुरू में गुरुग्राम में रजिस्ट्रियों से संबंधित रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद सीएम उड़न दस्ते ने ताबड़तोड़ छापेमारियां की थी, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि 22 अप्रैल के बाद जिला नगर योजनाकार और शहरी निकायों की एनओसी के बिना ही गलत रजिस्ट्रियां कर दी गई थी। इसमें सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा गुरुग्राम, पलवल, झज्जर, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, पंचकुला और अंबाला जिलों में हुआ। अभी जितने विभागों का काम उसमें पूरा हुआ है, कुछ काम शेष है, तो उसमें लगता है कि हम 2 दिन बाद फिर एक बार रिव्यू मीटिंग करके और उसको तय करेंगे किस दिन उसको चालू करना है। लेकिन इसको 2-3 चरण बनाएंगे हम। एक चरण में जो ग्रामीण क्षेत्र की एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए वो काम को आगे बढ़ाया जाएगा। एक चरण में अर्बन लोकल बॉडीज का बनाया जाएगा। एक चरण में जहां टाउन कंट्री प्लानिंग की जितनी जमीनें हैं उनको हर एक विभाग अपने अपने काम में लगा है। मैं समझता हूँ 15 अगस्त तक सभी विभागों की प्रक्रिया सामान्य रूप से चालू हो जाएगी। इस तरह के भ्रष्टाचार पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। ऐसे में नियमों को दरकिनार कर जमीनों की गलत ढंग से रजिस्ट्री कराने वाले अधिकारियों को नकेल कसी जानी शुरू कर दी गई है। इस जांच में भ्रष्टाचार में सहयोग देने वाले एंड कंट्री प्लानिंग और अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकारियों की भूमिका की भी तफ्तीश की जा रही है। इसे देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस मसले पर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। हालांकि सरकार के इस रुख पर विपक्ष का एतबार जरा कम सा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो ये मसला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस तरीके से जब ये भी सवाल उठ रहा है कि दोबारा से रजिस्ट्री कब से शुरू हो पाएगी, इस पर मुख्यमंत्री का ये कहना है कि दोबारा से रजिस्ट्री कब शुरू हो पाएगी, इसके लिए एक समीक्षा बैठक की गई है। एक समीक्षा बैठक और करनी है, उसके तमाम विभागों से रिपोर्ट भी सबमिट होने हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों से इतर 2020 में सुशासन वर्ष के तौर पर इसे मनाने की बात भी सामने आ रही, लेकिन जिस तरीके से घोटाले सामने आए हैं हालिया दिनों में, इसे सुशासन वर्ष कह पाना कितना मुश्किल हो पाएगा, ये बड़ा एक सवाल है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। रजिस्ट्री शुरू किए जाने पर कोई फैसला हालांकि अभी हुआ नहीं है। दो दिन बाद एक और समीक्षा बैठक इस पूरे मामले में होनी है और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर रजिस्ट्री कब से दोबारा से शुरू की जाएगी। और ज़मीन के पंजीकरण के लिए अब संबंधित विभागों का इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविंद्र ढुल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और संदीप गोयल साहब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
रविंद्र ढुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर और इस पॉलिटिकल पंचायत में स्वागत है आपका। ढुल साहब, रजिस्ट्री घोटाले की जो जांच की आंच है, कब तक ठंडी पड़ेगी ये? देखिए, जब तक जो है दोषियों को पकड़ करके उनको पड़ने का गर्म रहेगी, जब तक कि संदीप गोयल साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद साकेत जी। रजिस्ट्री घोटाले, अब रजिस्ट्री कब से शुरू होगी? एक समीक्षा बैठक हो गई है, दूसरी होनी है 2 दिन के बाद, उसके बाद जाकर के कुछ फैसला लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए साकेत जी, सबसे पहले तो जो मौजूदा हालात में जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ जी, वो सरकार की नाक के नीचे हुआ। सरकार क्या सोई हुई थी, सबसे पहली बात। दूसरी, जब जुलाई के 20 या 21 तारीख के आसपास 21 जुलाई को एक पत्र जारी होता है कि हमने टेक्नोलॉजी और डाटाबेस मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए हम इस रजिस्ट्रियों को होल्ड पे रख रहे हैं। जब मामले के ऊपर एक शक की सुई घूमती है, पर्टिकुलर गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर जहां लगभग 1500 रजिस्ट्रियां ऐसी डाउटफुल स्कैनिंग में आई, तो उस मुद्दे से ध्यान बांटने के लिए एक पर्टिकुलर जिले में जहां बहुत बड़ा रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, उससे ध्यान बांटने के लिए पूरे हरियाणा में रोक लगा दी। पूरे हरियाणा में रोक लगाने से आम जनमानस को तो परेशानी हो गई। सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, तब सरकार क्या सोई हुई थी? अब अपना मुंह छुपाने के लिए कि देखो साहब, हमने जांच शुरू कर दी। जांच तो आपने 21 जुलाई में तो रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के लिए की थी। जब मुद्दा बढ़ा, पब्लिक में आवाज उठाई, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मुद्दे को उठाया, तब इस प्रकार के मुद्दे के ऊपर जब पब्लिक का भी सपोर्ट उन्हें मिला, तो तब ये जांच का इशू लेकर आए। भ्रष्टाचार की नदी बहाकर चंद मछलियों को पकड़कर अपने हाथ साफ करने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। मौजूदा सरकार ने जो एक प्रकार से इनके जो गठबंधन में दल है, साथी हैं, एक सवाल और आपसे और उसके बाद मैं ढुल साहब के पास लौटूंगा। लेकिन सरकार की नाक संदीप जी, घोटाला हुआ। संदीप जी, एक सवाल और आपसे मेरा, उसके बाद मैं ढुल साहब के पास जाऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या अधिकारियों पर गाज गिराकर भी किसी को बचाया जा रहा है? क्या अधिकारी सिर्फ छोटी मछली हैं इस मामले में? देखिए साकेत जी, ये आप पब्लिक डोमेन की बात है और लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है, हर आदमी को आवाज उठाने का हक है। जब आवाजें उठने लगी, जब बातें बढ़ने लगी, बड़ी बड़ी अधिकारियों के या और भी पत्राचार अखबार के माध्यम से भी पता चला कि हमें पैसा ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है, तो मैं तो इनको यहाँ छोटी मछली ही बोल लूंगा। क्योंकि जब तक बड़ी मगरमच्छों तक हाथ नहीं पहुंचेंगे, सरकार में जो बैठे लोग जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए तक का, अगर इस चीज का आकलन करें, 30,000 रजिस्ट्रियां बैठती हैं साकेत जी, और 1500 रजिस्ट्रियां तो अकेले गुरुग्राम के अंदर हैं, और जिसके अंदर एक बहुत बेशकीमतियां प्रॉपर्टियां, जिनकी अवैध कॉलोनियां काटी गई, एग्रीकल्चर लैंड को धारा 7A के तहत एनओसी बगैर कर दिया गया। तो ये छोटी बात नहीं है, इसमें करोड़ों रुपए का घालमेल है। एक छोटे कर्मचारी या उनके ऊपर कार्रवाई करके इसकी लिपापोती वैसी ही सरकार कर देगी जैसे धान घोटाले में जब ACS ने 90 करोड़ का घोटाले की यहाँ मार भरी थी और फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे ही सरकार में शराब घोटाला हुआ। शराब घोटाले की जांच को लेकर कहा कि हम जांच करवा देंगे, इनके विभागों का तालमेल न होने के कारण जांच भी अच्छी तरह नहीं हो पाई, न SIT बन पाई, न SIT को SIT की पावर जवाब लेते हैं। तो इस प्रकार इस मौजूदा जांच का भी यही हाल होने वाला है। पॉलिटिकल पंचायत में अब बारी है रविंद्र ढुल साहब की। ढुल साहब, जवाब दीजिए विपक्ष का। देखिए, विपक्ष को तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी जिस मुद्दे को सरकार को पता लगता है किसी भी स्तर पे कहीं भी भ्रष्टाचार है, तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करती है तुरंत प्रभाव से। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर किसी चीज को छिपाया जा रहा है अथवा उसे जो है रोकने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने जो है अधिकारियों को सस्पेंड करके, वो भी जो है तहसीलदार लेवल का यदि अधिकारी जो है जिला स्तर के ऊपर होता है, तो उसके पास में पावर्स है रजिस्ट्री के सब रजिस्ट्रार के रूप में। यदि आप सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर रही है रजिस्ट्री के मामले में, तो ये कहना कि एक छोटा अधिकारी है और बड़ी मछली वाली बात है, तो मेरे हिसाब से बेईमानी होगी। क्योंकि संदीप जी बड़े अच्छे से जानते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सब रजिस्ट्रार के पास में पूरी पावर है रजिस्ट्री को एग्जीक्यूट करने की। तो जिस अधिकारी ने रजिस्ट्री की, यदि उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए,
तो उसे यह कहना कि छोटा अधिकारी है तो मेरे हिसाब से गलत है। जहां तक बात इस घोटाले का है, तो घोटाले का देखिए भी क्रिमिनल केस भी दर्ज हो रही है इसके अंदर। जब इन्वेस्टिगेशन जाएगी, इन्वेस्टिगेशन जा करके कहाँ जाती है, कैसे जाती है, इसके ऊपर जो है टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमें जो है किसी भी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में हमारा कोई से या कोई लेना देना नहीं है। ये पुलिस का अपना अधिकार है किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट करेगी। मैं एक बार चंडीगढ़ का रुख करता, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सवाल ये है कि 2020 को सुशासन वर्ष के तौर पर मनाने की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में जितने घोटाले नज़र आ रहे हैं, घोटाले कहिए, अनियमितताएं कहिए, उसके बाद क्या 2020 को सुशासन वर्ष मनाने का हक है क्या इस गठबंधन की सरकार को? देखिए साकेत, दरअसल मुख्यमंत्री का आज ये कहना था कि हमने 2019 में ही ये फैसला किया था कि हम 2020 को सुशासन दिवस के तौर पर मनाएंगे, सुशासन का ये पूरा हमारा साल रहेगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से आज जो परिवार पहचान पत्र की जो समारोह किया गया है, जिसमें परिवार पहचान पत्र दिए गए हैं, ये एक जो है वो सुशासन की तरफ कदम है। लेकिन इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तमाम जो सुशासन के लिहाज से तमाम कदम उठाए हैं, उनमें जो है वो चाहे तबादला नीति हो या इसके अलावा तमाम जो काम है वो ऑनलाइन जो है वो करने के टेंडरिंग की प्रोसेस की बात हो, पंचायतों में जो है वो तमाम काम को ऑनलाइन करने की बात हो, यूएलबी में तमाम जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन करने की बात हो, तो हमने जो वो कई पोर्टल बनाए हैं, सीएम विंडो से लेकर और जो है वो तमाम जो है वो चीजें ऑनलाइन की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन के किए जाने के बाद ये जो जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, ये मामले पूरे तरीके से सरकार रोक पाएगी? चूंकि पहले भी सरकार ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में ये कहा था कि जो तहसीलों का भ्रष्टाचार है वो अब पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, चूंकि हमने रजिस्ट्रियों के प्रोसेस को बदल दिया है, वहां पर जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया गया है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए हरियाणा में रजिस्ट्रियों में एक बार घोटाला सामने आया। हालांकि सरकार इसको अब अनियमितता बता रही है, लेकिन अनियमितता में और घोटाले में फर्क क्या है ये समझ से परे है। 7 तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए एफआईआर दर्ज की जाती है। यानी सरकारी जो पैसा है उसका एक तरह से दुरुपयोग हुआ और पैसों का लेन देन हुआ। यही वजह रही कि उनको सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन सरकार अब इसको अनियमितता में खामी मान रही है। अनियमितता में खामी थी तो अब जाकर जब करोड़ों रुपए का इस तरीके का गोलमाल हो गया, जब 1200 के करीब रजिस्ट्रियां हुई, उनमें से 1000 से ज्यादा में लापरवाही बरती गई और सरकार ने जब इस मामले में उनको पकड़ा तो इसके बाद कार्रवाई की अब बात की जा रही है। लेकिन जो है वो ये बात जो है वो समझ से परे है कि भ्रष्टाचार अगर हो गया यानी घोटाला हो गया तो उसके बाद उसको अनियमितता कहकर या सिस्टम में खामी कहकर उससे क्या बचा जा सकता है। हालांकि सुशासन के तौर पर ये साल 2020 सरकार मना रही है, तमाम जो फैसले हैं वो किए भी गए हैं। आज भी उन्हीं में से एक फैसला परिवार पहचान पत्र के तौर पर जो है वो किया गया है, उसमें कई परिवारों को परिवार पहचान पत्र दिए गए। ठीक है पवन, मैं लौटता हूं आपके पास। बालमुकुंद जी भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद जी, सरकार भी इस बात को तो मान ही रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई तभी जांच की गई और जांच के बाद अब कार्रवाई भी कर रही है, तो सरकार की चलिए एक तरफ से सराहना भी करनी चाहिए कि एक्शन तो सरकार ले ही रही है। ये तो देखिए हम कैसे तय कर सकते हैं कि सराहना करिए जी। जब लॉकडाउन था, पूरा देश जो है बंद था, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की अपील पे जी, तो यहाँ शराब घोटाला हो जाता है। यहाँ से शराब गुजरात चली जाती है, पंजाब चली जाती है, दूसरी स्टेटों में चली जाती है, घर घर शराब की डिलीवरी हो जाती है, धान घोटाला हो जाता है, अब ये रजिस्ट्री घोटाला हो जाता है। ये उसके घोटाला होने के बाद एक इस तरीके की व्यवस्था होना, ये कानून पर व्यवस्था है, ये हमारे संविधान में, हमारे कानून में लिखा हुआ है। अगर कत्ल होएगा तो उसके बाद एफआईआर लॉन्च होगी, मुलजिम पकड़े भी जाएंगे, अंदर जाएंगे, न्याय व्यवस्था न्याय करेगी। शासन का काम या सरकारों का काम ये होता है कि कानून व्यवस्था स्थिति ऐसी हो कि कत्ल हो ही ना, मर्डर हो ही ना, कम से कम ऐसे क्रिमिनल केस। इसी तरह जिस तरीके से पवन जी कह रहे थे, उनको सुन रहा था, उनका बड़ा लंबा तजुर्बा है, लेकिन जैसे इन्होंने ही टेंडरिंग की बात की, इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है, मैं इस चीज से जुड़ा रहा हूँ।
ई टेंडरिंग का एक प्रोसेस है, उसको कॉन्ट्रैक्टर तक लेके जाते हैं, ई टेंडरिंग होगी। लेकिन ई टेंडरिंग का प्रोसेस पूरा लंबा होता है, जब तक वो काम खत्म नहीं होता सारा प्रोसेस जो है वो मैनुअल नहीं होना चाहिए कहीं भी, लेकिन वो 99% मैनुअल है। केवल टेंडरिंग ई टेंडरिंग हो जाती है, बीच में जो घोटाला है, जो ऑफिसरों की चालबाजियां सारी उसके अंदर शामिल होती है। इसी तरह रजिस्ट्री है, कहने को तो यहाँ भी ई रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में पूरा तरीके से लागू है। रजिस्ट्रेशन कोई हमारे यहाँ मैनुअल तो है नहीं हरियाणा में, दूसरी स्टेटों में बालमुकुंद जी सरकार कार्रवाई तो कर ही रही ना, निकाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। सर देखिए पता क्या है साकेत जी, कार्रवाई की गई ये तो व्यवस्था है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी गलत काम कर देगा और उजागर होने के बाद बच जाएगा। कांग्रेस के कार्यकाल से मौजूदा सरकार का या फिर गठबंधन सरकार का ऐसी व्यवस्था देना, आप भी तो ये व्यवस्था कह ही रहे कि कमिश्नर को देंगे, एनओसी आएगी, 3 चरणों में इसको रखेंगे। ये 6 साल से शासन में बैठे हैं, पहले ही ऐसी व्यवस्था। बालमुकुंद जी एक काउंटर पवन सिवर जी आपको करना चाह रहे। पवन देखिए साकेत, मैं बालमुकुंद को बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पिछले 5 साल की बीजेपी की सरकार या फिर अब की गठबंधन सरकार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल की तुलना नहीं हो सकती। मानेसर जमीन अधिग्रहण मामला, निजी जो है वो चहेतों को इंडस्ट्रियल प्लॉट देने का मामला, सेक्शन 4 और 6 के नोटिस करने के बाद कंपनियों को फायदा पहुंचाने के तमाम मामले, यानी जितना भ्रष्टाचार, जितनी अनियमितताएं हुड्डा राज में हरियाणा में जमीन रजिस्ट्रेशन के मामले में हुई है, उतनी शायद ही देश में किसी और राज्य में हुई होगी। लेकिन यह बात भी बालमुकुंद को माननी चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हरियाणा में किसानों की जमीन जो है वो औने पौने दामों में खरीदकर करोड़पति जो है वो कंपनियों को बनाया गया था, निजी कंपनियों को, बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया था। उनको ये बात माननी चाहिए। जब चर्चा हो रही है तो इस बात को भी स्वीकार करें कि इनके राज में क्या था। बालमुकुंद जी बोलिए। देखिए 10 साल हमारा शासन रहा कांग्रेस, हमने अलग अलग जगह औद्योगिक क्षेत्र विकास डेवलप किए, चाहे आईएमटी मानेसर हो, आईएमटी पंचकुला हो या दूसरे क्षेत्र हो या इंडस्ट्रियल हब बनाए हमने, और अलग अलग जगह पर अलग क्षेत्रों में करीबन 18 जगह हमने। बालमुकुंद भाई, किसी एक में भी बिना भ्रष्टाचार के किसी एक में भी योग्य आदमी को प्लॉट दिया आपकी सरकार ने? आपको पता होगा सारे इंडस्ट्रियल प्लॉट, पंचकुला के 14 जो प्लॉट है वो चहेतों को देने के आरोप है। मानेसर में भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने में आज वो निजी बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के आरोप है। कोई भी ऐसी आपकी नीति रही जिसमें आम आदमी को आपने प्लॉट दिया हो, इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया हो? मैं दावे के साथ कह सकता हूं 6 साल का अरसा तो ये निकल गया, और अगले 60 साल तक कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस के शासन काल का एक भी भ्रष्टाचार का आरोप माननीय अदालत तो हम उसको स्वीकार करेंगे। तो केंद्र में भी ठीक है बालमुकुंद जी, आप जो दावा कर रहे हैं ना, आप जो दावा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में अनियमितताएं रही है, सीबीआई जांच कर रही है। एक बार रविंद्र ढोल जी आप भी चर्चा में आ जाइए, जरा बताइए कि आपने तो बहुत सारे मामलों में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो जीजाजी जेल में होंगे, आज तक कोई जेल में नहीं पहुंचा। देखिए एक बात तो आपको समझनी होगी, कानून के अंदर सरकार का जो विशेषाधिकार है वो या तो जांच को करना है अथवा जो है कहीं ना कहीं जो है आप प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जो भी कथित भ्रष्टाचार कुछ मामलों के अंदर इस समय वर्तमान में भी जांच चल रही है। सीबीआई के अलावा ईडी तक की भी जांच जो चल रही है वो सरकार की जो है जो कठोर कार्रवाई थी जो उसके कारण से ही थी। और अब देखिए क्रिमिनल ट्रायल जो है ये मामला जो विशेषाधिकार कोर्ट का है, इसके अंदर सरकार बीच में नहीं आ सकती है। सरकार का काम था सीबीआई को जांच। ठीक है, सरकार बीच में नहीं आ सकती। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि आपकी पार्टी जब 2014 के चुनाव से पहले प्रचार कर रही थी उस दौरान किस तरीके के बयान सामने आ रहे थे। बहुत माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल पंचायत में आज हम लोगों ने मसला रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ था, लेकिन ऐसी कोई भी सरकार नहीं जो कि पाक साफ हो इस पूरे मसले में। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर जारी है।